उन्होंने मुझे को उसको अब मत हटाइए क्योंकि जितना हटाइए वो लाइट इधर आएगा, उसको थोड़ा साइड कर दीजिए। तो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के साथ जो कुछ कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, उसको लेकर कुछ स्टूडेंट जो बाहर में है और जो मैं बैच से बाहर है, उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो उसको लेकर मैं अभी जो है कराने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये क्लास आप लोगों को फायदा करेगा। तो क्या मैंने अपने को कुछ कंसेप्ट दिया था वो देख लो। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण से आपको मैंने वाकिफ कराया था। क्या होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराया था और इसमें मैंने बताया था कि कुछ कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखना होगा, ठीक है। और वो कंसेप्ट को मैं फिर से आपको दोहराने वाला हूँ, रिवाइज कराने वाला हूँ। क्या था, मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था कि जो आपको जो ग्राफ जो गेट होगा, वो ग्राफ किस प्रकार का गेट होगा इसमें। जैसे मैंने बताया था, पहला जो है अगर a1 बाई a2 नोट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, ठीक है, तो इस टाइप का में क्या होता है कि जो मेरा ग्राफ होता है वो किस प्रकार का होता है, वो हिंदी में उसको बोलते हैं अद्वितीय हल, है ना। इसको अद्वितीय हल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। यानी आपको सॉल्व किए बिना ही आपको आंसर तक गेट करना है और मतलब आपको प्राप्त करना है कि भाई इसका आंसर होगा कैसा होगा, और इसका जो ग्राफ होगा वो किस प्रकार का ग्राफ होगा, वो इस प्रकार का ग्राफ होगा। ये देखो, प्रतिच्छेदित रेखा, इसकी जो ग्राफ होगी वो प्रतिच्छेदित रहेगा। यानी जो ग्राफ गेट होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस कैसा रहेगा और आपको कैसे समझ जाना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको 6x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है, 3x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, है ना। बोलेगा क्वेश्चन ऐसे आपको दे दिया रहेगा, अब बोलेगा कि इसका जो है जो हल होगा या सॉल्यूशन है वो किस प्रकार का है, ठीक है। तो आपको चार ऑप्शन रहेगा, अद्वितीय हल, है ना, अद्वितीय हल जिसको ऐसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे करके ऑप्शन देगा। हम लोग जानते हैं कि इस बार हम लोग का जो आने वाला है वो किस प्रकार का सेट आने वाला, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है। तो आपका ऑप्शन ऐसा रहेगा अद्वितीय हल, दूसरा क्या रहेगा अपरिमित अनेक हल, है ना, अपरिमित अनेक हल, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और तीसरा क्या होगा? कोई हल नहीं, है ना, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इस टाइप का में क्या होगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। और डी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इनमें से कोई नन ऑफ दिस, है ना, इनमें से कोई नन ऑफ दिस। अब देखो, अब इसको इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व करने सीखा। ये सॉल्व करने में हम लोगों ने क्या यूज किया था? हम लोगों ने 3-4 मेथड सीखा, जिसमें पहला मेथड था जो एलिमिनेशन मेथड, जिसको मैंने बोला था कि सबसे हिंदी में विलोपन मेथड होता है, जिसमें मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर लेना था और इसमें x और y का वैल्यू गेट करना था, है ना। उसके बाद मेरे को जो आंसर आता था उससे मेरे को पता चलता था कि आंसर है, यूनिक सॉल्यूशन है या जो भी है। यहाँ पे ऐसा कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इस चीज को इस कंसेप्ट में चेक कर लेना, सीधा सीधी इस कंसेप्ट में चेक कर लेना। तो देखो, इसको हम लोग a1 बोलेंगे, a1x, इसको b1y और इसको c1, और ये मेरा a2x है, ये मेरा b2y है और ये मेरा c2 इक्वल टू 0। अब a1 का कंपेयर 6 से कर लो, b1 का कंपेयर 5 से कर लो, c1 का कंपेयर 9 से कर लो, a2 का कंपेयर 3 से, b2 का 2 से और c2 का 8 से। तो देखो क्या हुआ, a1 मेरा a1 बाई a2 नोट इक्वल टू b1 बाई b2। पहले मैं ऐसा लिख लेता हूँ। अब पहले मैं देखता हूँ a1 का वैल्यू क्या है, 6 है, a2 का वैल्यू मेरा 3 है, ठीक है, b1 का वैल्यू कितना है, 5 है, और c1 का b2 का वैल्यू 2 है। अब हम चेक करके क्या गेट करते हैं कि यहाँ पे जो है क्या ये दोनों आपस में बराबर है। तो 6/3 इक्वल टू 5/2 है, पॉसिबल है क्या? ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है।
तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा किस प्रकार का होगा, नोट होगा यहाँ पे। अब मैंने बोला कि नोट के लिए यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल होगा। तो इसमें आपको कितना सारा कैटेगराइज हो गया जो आंसर में, और क्या पूछ सकता है, ग्राफ कैसा होगा। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा, देखो इसके लिए मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा और इसके लिए मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा, और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आपको गेट होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। तो इसमें आंसर कैसा होगा, ये मेरा ए नंबर अद्वितीय है। क्योंकि मैंने बोला पहला केस में कि A1/A2 अगर नोट इक्वल टू B1/B2 हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, मेरा जो हल होगा यूनिक सॉल्यूशन। कैसे पता चल गया कि मेरा को यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ग्राफ कैसा बन रहा है, ग्राफ जो हो रहा है मेरा प्रतिच्छेदित रेखा बन रहा है। अब प्रतिच्छेदित रेखा यानी एक सॉल्यूशन यहाँ पे गेट हो रहा है। तो ये जहाँ पे एक सॉल्यूशन गेट हो रहा है, तो यहाँ पे एक ही हल है ना, अद्वितीय हल मतलब एक हल, ठीक है। एक्स का एक तो वैल्यू निकलेगा और वाई का एक वैल्यू निकलेगा। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि मेरा ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट जो कंसेप्ट में पढ़ेंगे, जब मेरा जो है ये अपरिमित अनेक हल होंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग ग्राफ देखेंगे कि कैसा फेस होता है। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ले लेना है, अब आपको जो है ग्राफ में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है ना। अगर तीनों आपस में इक्वल हो गए, तो इस केस में क्या होता है कि मेरा जो हल होगा वो किस प्रकार होगा, वो अनेक हल होंगे, ठीक है ना। यही जानते हैं ना, अनेक हल होंगे, इसको बोलते हैं अनेक हल। इसमें हम लोग बोलेंगे कि अनेक हल होंगे। इस केस में मेरे को क्या पता, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, मेनी इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ठीक है, ये मेरा समपाती हो जाएगा, और ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चढ़ जाता है, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कि समपाती रेखा यानी कोइंसिडेंट लाइन, जिसमें नंबर ऑफ लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन से क्या होते हैं, टच हो जाते हैं, है ना। इस टाइप का जो होता है वो होता है मेनी सॉल्यूशन देता है, मतलब यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या मेरे पास टर्म्स है कि अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाए, तो ये जो होगा मेनी सॉल्यूशन देगा, ठीक है। मतलब ये लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चढ़ जाएगा। अब मैं जो मैं इक्वेशन लिया हूँ, वो इक्वेशन को चेक करके देखता हूँ कि क्या ये इस चीज को फुलफिल करता है। तो देखने से पहले मैं इसको ऑप्शन दे देता हूँ, अनेक हल होंगे, फिर अद्वितीय हल होंगे, यूनिक मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, उसके बाद नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, डी नंबर होगा नॉन ऑफ दिस। अभी देखो, अभी इसको A1 मान लो, इसको B1 मान लो, इसको C1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको B2 मान लो, इसको C2 मान लो, ठीक है। तो अभी देखो कैसा बन रहा है, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अभी हम देखते हैं कि सिनेरियो कैसा जनरेट हो रहा है। A1 2 है, A2 4 है, B1 4 है, फिर B2 8 है, C1 क्या है 6 है, और C2 क्या है 12 है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2। देखो तीनों बराबर हो गया ना। तो इस केस में क्या होगा कि जो ग्राफ जो होगा वो किस प्रकार का होगा, संपाती होगा, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चढ़े रहेंगे। मतलब अगर आप इसके लिए ग्राफ लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये जो है एक लाइन ऐसे होगा, और ये जो होगा ये सेम चीज को दर्शा रहा है, इसलिए दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर चढ़ा रहेगा। यानी जो होगा इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन इसका हल होगा, मतलब जितने पॉइंट तो ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है वो सारे इसका हल हो जाएगा, ठीक है। ये केस नंबर 2 हो गया। अब हम लोग केस नंबर 3 समझेंगे, ठीक है। इसको लिख रहे हो। नेक्स्ट हम लोग टर्म आ जाते हैं जब मेरा कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो ये कब होता है, जब A1/A2 नोट B इक्वल टू B1/B2 नोट इक्वल टू C1/C2 हो जाए, तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो होगा यहाँ पे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, है ना। और यहाँ पे कैसा ग्राफ कैसा बनेगा, देखो इसको नो सॉल्यूशन, और यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, देखो इस टाइप में मेरा जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा,
ठीक है। तो ये जो इसके लिए ग्राफ जो बनेगा वो कैसा होगा, पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखा। अब देखो यहाँ पे इस केस में एक लाइन दूसरा लाइन दोनों आपस में कहीं जाके इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, मतलब अगर फ्यूचर में ये लाइन आगे भी बढ़ेगा और ये लाइन आगे बढ़ेगा तो कभी भी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं जनरेट करेगा कि ये आपस में कभी भी आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, क्योंकि कितना नीचे ही बढ़ेगा तो कभी भी ऐसा संभावना नहीं हो सकता है कि आपस में कहीं मिलन हो। तो जब मिलन ही नहीं होगा तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। जहां मिलन होता है वहीं पे सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे तो एक कितना भी आगे बढ़ जाए और एक कितना भी आगे बढ़ जाए, ये कहीं से हल देने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि जहां इंटरसेक्टिंग है ही नहीं वहां पे आपका दिमाग में रख देना है कि भाई ये कोई हल नहीं होगा, कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। इसलिए इसका लाइन जो होगा याद रखना, क्योंकि मिलन नहीं हो रहा है इसलिए समांतर रेखा है यानी पैरेलल लाइन है और कोई हल नहीं। तो हम इसके लिए एक तो आपको एग्जांपल सेट कर रहे हैं, आप उस एग्जांपल के थ्रू पता कर लेना कि कौन सा रेखा है। ठीक है, इसमें क्या है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, इससे मैच करा के देखते हैं। तो ये A1/A2 यानी 4/8, ये 5/10 और ये 8/9। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? तो 1/2 और ये 1/2 है ना। देखो ये 1/2 और ये 1/2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये जो है बराबर नहीं है। यानी इस केस में क्या होगा कि कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। मतलब ये इसके लिए अगर आप ग्राफ में लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसा इसके लिए जो है एक दूसरे का पैरेलल लाइन जनरेट होगा और कभी भी इसका मिलन नहीं होगा, इसलिए नो सॉल्यूशन। और किस प्रकार का केस होगा, ये एक टाइप का पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा वाली स्थिति जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो था ये लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स से रिलेटेड मैंने ये बेसिक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप याद रखना। अब मेरे को कुछ क्वेश्चंस और भी है, मतलब जो एक दो क्वेश्चन ही कराएंगे, उसके बाद मेरे को सर्किल भी कराना है, ठीक है, क्योंकि आज मैं प्रयास करूंगा कि आपका सर्किल कंप्लीट कर दूं। इसमें एक दो आया हुआ क्वेश्चन तो मैं लिखता हूं अभी आपको। देखो बोलता है इफ x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, है ना। x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, इसमें देन x माइनस y इक्वल टू 2 एंड x प्लस y इक्वल टू 4। ये जो है x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस y इक्वल टू 2 और x प्लस y इक्वल टू 4, ठीक है। Then find the value of A and B. Then find the value of ये हिंदी में मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, वर्मा से है ये, है ना। A और B है, मतलब एक ये जो है X और Y जो है ये इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। Then find the value of A and B. A और B का वैल्यू आपको गेट करना है और इसका ऑप्शंस किस फॉर्मेट में दिए हुए हैं। तो ये देखो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 3 और 5, ठीक है। बी ऑप्शन है 5 और 3, ठीक है। सी जो है ऑप्शन है इसका 3 और 1 और डी इज द -1 एंड -3। ये मेरा ऑप्शन है। अभी देखो हमने सॉल्व करने का क्या तरीका समझा था इसको कि भाई आप x प्लस y इक्वल टू 4 और x माइनस 2 इक्वल टू y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें x को बोला कि भाई a ले लो और y को b ले लो, मतलब a और b जो है इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये x का वैल्यू की जगह y a रख सकते हो और y की जगह b रख सकते हो। मतलब इस चीज को और भी कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b इक्वल टू 4 और a माइनस b इक्वल टू 2। बस यही चीज है और कुछ नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन देकर डर जाओ कि भाई x इक्वल टू a और y इक्वल टू b क्यों दिया हुआ। बस ये एक वेरिएबल को x और y की जगह आप a और b को रख के देख सकते हो। बाकी में सॉल्यूशन करने का तरीका और मैंने आपको जो शॉर्टकट तरीका बताया वो शॉर्टकट तरीका आप जरूर इसको यूटिलाइज करना, क्योंकि मैंने जो आपको शॉर्टकट तरीका दिया है उसमें आप सॉल्व नहीं भी करोगे तो डायरेक्ट आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं पहले तो सॉल्व करके ही दिखाऊंगा कि भाई इसका आंसर क्या है, तो इसके लिए 3 नंबर होगा। देखिए बहुत बढ़िया जो है शॉर्टकट तरीका का असर हो गया, देखते हुए आंसर निकल गया होगा।
ठीक है। अभी देखो जो लोग न्यू है, जिन लोग को बताया नहीं था कि भाई इसका प्रोसेस क्या है बनाने का, इसके लिए तो मैंने एलिमिनेशन मेथड बोला था कि भाई सबसे इजी मेथड है। तो इसको 1 और 2 वालों, तो इसमें कहीं से इसको मल्टीप्लाई करने का आवश्यकता लग रहा, कहीं भी आवश्यकता नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दो, माइनस है तो प्लस लिख दो, कैंसिल कर दे। कब 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 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, जब मेरे को आगे बराबर करना होता है। तो यहाँ तो बराबर करने का कंसेप्ट ही नहीं है, ये तो सीधा सीधी इजी दिख रहा है मेरे को। तो ये कट गया और एक 2 भी हो गया और एक 2 हो गया, तो b = 2/2, यानी b का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम इसका वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में से एक को बैठा दो, a + b = 4, तो यहाँ पे हो गया a + 1, तो ये हो गया a = 4 - 1 = 3, तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 1, मतलब x का वैल्यू 3 हो जाएगा और y का वैल्यू 1, तो 3 और 1 हो गया। अब ऑप्शन से देखो कि हम कैसे गेट कर लेते हैं। ऑप्शन मेरा 3 और 5 था ना, तो देखो यहाँ पे मेरे को a + b = 4 है, तो यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन यूज करते तो 3 + 5 = क्या 4 आ जाता, किसी भी केस में नहीं आता ना। तो मेरा ये पहला नंबर, इसमें भी 5 और 3 डालो, 5 + 3 तो क्या 4 के बराबर आता, नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। अब ये देख लो 3 + 1 दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या RHS के बराबर आ रहा है, इक्विवेलेंट आ रहा है। तो देखो मेरा मतलब इसको देख के मेरे को समझ में आ गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, यानी मेरा ऑप्शन ही इसको आंसर दे दे रहा है, यानी 3 + 1 = 4। आप दूसरा इक्वेशन में भी इसका वैल्यू डाल के देख सकते हो, जैसे x - y = 2 है, तो 3 - 1 = 2, तो देखो 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, मतलब ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये इसको भी, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। फिर 1 सॉल्यूशन इज x - y = 2 एंड x + y, ठीक है। तो जिनको अगर बाय डिफॉल्ट अगर इसको सॉल्व किए, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यहाँ सॉल्व किए तो प्लस माइनस में ही प्रॉब्लम होने लगा। तो एक बार क्या करना कि आंसर चेक कर लेना कि भाई आप जो लाए हो क्या उसका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग सर्किल क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x = a एंड y = b। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे x = 0 डाल दिया, बाई मिस्टेक क्वेश्चन में एक मिस्टेक किया हुआ है, x का वैल्यू 0 डाला हुआ है, x का वैल्यू 0 नहीं होगा, x का वैल्यू a डाला हुआ है और y का वैल्यू b डाला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन वर्मा का है, जो कि बाई जो मिसप्रिंटिंग हुआ है इसको आप सुधार लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि अगर ऐसा है तो x + y = 14 और x - y = 4, बोलता है ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ओके, a एंड b। तो मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन है मेरे पास 9 एंड 5, b नंबर 5 एंड 9, c नंबर है -9 एंड -5 एंड d इज द नन ऑफ दिस, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, कुछ जो है डायरेक्ट कंसेप्ट का यूटिलाइज करेंगे, है ना। अब हमको क्या लगता है कौन सा कंसेप्ट यूज करना चाहिए, हम लोग डायरेक्ट डेटा को डाल के देख सकते हैं ना। अब देखो जैसे देखो x + y = 14 है ना, तो देखो 9 + 5 = 14 और इसको भी डालो तो 5 + 9 = 14 ही आ रहा है। तो ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, क्या ऐसा है? तो कौन होगा आंसर? यही होगा, क्योंकि मेरा ये है इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करना, ऐसा नहीं कि एक को सेटिस्फाई करे तो दूसरा को सेटिस्फाई करे। क्यों, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? देखो ये जो ऑप्शन है ना 5 और 9, अगर मैं इसमें डालता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, x - y = अब इसमें पहला 5 है यानी x का वैल्यू 5 बता रहा है और दूसरा 9 है यानी y का वैल्यू बता रहा है। तो यहाँ पे 5 - 9, ये तो -4 है, लेकिन ये तो 4 दे रहा है, यानी मेरे को ये जो है इसको अप्लाई ही नहीं कर रहा, 5 और 9 इसको अप्लाई नहीं कर रहा, यानी डायरेक्ट आप 9 और 5 को डाल दो, 9 - 5 = 4, तो यानी यही से सेटिस्फाई कर दे रहा है ना। तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 9 एंड 5 इज द सॉल्यूशन। तो इसको बिना सॉल्व किए भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर मैंने जो चीज बता चुका हूँ, जो ट्रिक बता चुका हूँ, अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो भाई मेरे को एलिमिनेशन मेथड में बहुत प्रॉब्लम होता है,
तो इस क्वेश्चन को ऐसे करके आप क्या करो, इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। यहाँ पे ये किया और यहाँ पे 2y हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 10/2। तो यहाँ पे ये y का वैल्यू 5 यानी b का वैल्यू 5 हो गया और x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो ये हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5 यानी 9। तो ये मेरा 9 हो गया x का वैल्यू और y का वैल्यू 5। तो ये मेरे, तो आप किसी भी मेथड से अप्लाई करो, आप आंसर तक जरूर पहुंच जाओगे। ठीक है, कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हम लोग जितना मेथड सीख चुके हैं अभी तक, वो मेथड जो है आपको बहुत मतलब कहीं से भी परेशानी नहीं लाएगा। और मैंने देखा कि मैं आपको गारंटी के साथ बोलो, मैं जितना चीज बता रहा हूँ केवल आप उतना ध्यान दो, मैथ का एक क्वेश्चन भी आप नहीं रॉन्ग करके आओगे, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन हाँ, आपको जितना बताया गया उतना तो आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, तुक्का मत मारना। ठीक है, जो मैंने